तो हम पौधे में उन ऊतकों को या उन कोशिका के समूह को हम पहचानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो पौधे में भी, पौधा बहुकोशिकीय जीव है, तो इसमें भी पौधे में विभिन्न कार्यों को संपन्न कराने के लिए अलग एवं विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। देखिए क्या लिखा मैंने कि बहुकोशिकीय तो है, इसमें भी काम करने के लिए कोशिकाएं समूह में काम करेगी, तो उन विभिन्न कार्यों को संपन्न कराने के लिए अलग एवं विशिष्ट क्यों बोला मैंने? विशिष्ट इसलिए बोलते हैं कि प्रत्येक जो समूह बनता है वो उनका एक स्पेशल या उनका एक विशिष्ट कार्य होता है, वह दूसरी कोशिकाएं नहीं करेगी। वो कोशिकाएं चाहे वो पौधे के किसी भी भाग में हो, वह पर्टिकुलर उस काम को ही करेगी, इसलिए उनको हम विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का समूह बोलते हैं। तो अब हम इसको पहचानने की कोशिश करेंगे कि पौधे के अंदर वास्तव में यह समूह किस प्रकार से रहता है। देखिए पौधों में वृद्धि होती होगी, पौधों में संवहन होता होगा, पौधों में आधार प्रदान करने वाले भी कुछ समूह होंगे। पौधा वृद्धि करता है कि जितना का उतना रहता है? नहीं, बल्कि वो क्या करता है, धीरे धीरे वृद्धि करता है। तो वृद्धि करने के लिए भी कुछ कोशिकाओं का विशेष समूह होगा, क्योंकि पौधे में जो वृद्धि होती है वह विशिष्ट क्षेत्रों में ही होती है। यह पौधे की क्या है, यह एक विशेषता होती है पौधों में कि वृद्धि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही होती है, हर कहीं नहीं होती। तो उन वृद्धि के लिए कुछ कोशिकाएं जिम्मेदार होगी। तो यहां हम देखते हैं कि वो कौन सा समूह है जो कि उसके लिए जिम्मेदार है। दूसरा, हमने अभी चर्चा की थी कि जो जड़ों द्वारा खनिज, लवण तथा जल अवशोषित होकर पौधे के विभिन्न भागों में भेजा जाता है, उसके लिए कुछ कोशिकाओं का समूह होगा, क्योंकि जंतु के समान इसमें रुधिर वाहिनी या रुधिर तो है नहीं कि पूरा हार्ट होगा और हार्ट पंपिंग करेगा या हृदय पंप करेगा और पूरी शरीर में फैलेगा। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, बल्कि उसके लिए संवहन के लिए कुछ अलग कोशिकाएं का समूह होता है जो इस काम को करता है। संवहन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से परिवहन होता है पदार्थों को या खनिज पदार्थों और जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने के लिए जिन कोशिकाओं का समूह होता है उसको हम संवहन ऊतक कहते हैं। तीसरी चीज कि हमने चर्चा की थी कि पौधों में अधिकांश जो ऊतक होते हैं वह आधार प्रदान करने वाले होते हैं, अर्थात वह पौधों को क्या करते हैं, एक आधार प्रदान करते हैं, क्योंकि पौधे को आधार प्रदान करने की बहुत आवश्यकता होती है। तो उसके लिए कुछ कोशिकाओं का समूह होगा। तो वह कौन से कोशिकाओं के समूह है? जैसे वृद्धि करने के लिए जो कोशिकाएं का समूह होता है उस ऊतक को बोलते हैं हम विभजोतक ऊतक। नाम से ही क्लियर हो रहा है, विभजोतक, विभाजन करने वाली क्षमता जिस ऊतक में होती है उसको विभजोतक ऊतक कहते हैं। क्यों?
क्योंकि यह विशिष्ट क्षेत्रों में पाया जाएगा, क्योंकि वृद्धि विशिष्ट क्षेत्रों में होती है, हर कहीं नहीं होती। तो यह वृद्धि के लिए जिम्मेदार है यह ऊतक, विभजोतक ऊतक होता है। एक ऊतक को पहचान लिया कि जो पौधों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है वह विभजोतक। इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसके कितने प्रकार है और यह पौधे में किस भाग में पाया जाता है, कौन से विशिष्ट क्षेत्र है, वो हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने एक ऊतक यहाँ पे पहचान लिया। उसी प्रकार संवहन करने के लिए, यानी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान, चाहे वो जल हो या खनिज पदार्थ हो, उसको पौधे के एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने के लिए जो कोशिकाएं समूह में काम करती है उसको बोलते हैं हम संवहन मंडल। संवहन बंडल। यह जाइलम एवं फ्लोएम ये प्रमुख होते हैं। ये क्या है, जाइलम और फ्लोएम, यहाँ कोशिकाओं के समूह है अर्थात ये ऊतक है। इनको कॉमनली हम बोलते हैं संवहन बंडल। अब तीसरा, आधार प्रदान करने वाला। तो कोशिका में ऐसे कुछ समूह पाए जाते हैं जो कि पौधों को एक संरचनात्मक आधार प्रदान करते हैं। इसको हम कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, रेनकाइमा। देखिए इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस प्रकार से कोशिकाओं ने अपना समूह बनाया और इन कामों को करती है। विभजोतक ऊतक वृद्धि से संबंधित है, यह एक अलग कोशिकाओं का समूह हो गया। संवहन बंडल यह एक अलग कोशिकाओं का समूह है जो कि संवहन का काम करता है, पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने का काम करता है। उसी प्रकार आधार प्रदान करने वाले कुछ कोशिका के समूह है और भी कार्य समूह है। हम प्रमुख रूप से यहाँ पे कुछ ऊतकों को ही बता पा रहे हैं, बाकी हम जब डिटेल्स में एक एक ऊतक करके पढ़ेंगे तो उसमें पूरे ऊतक आपको समझ में आएगा कि किस ऊतक का क्या काम है। तो आधार प्रदान करने वाले कुछ ऊतक होंगे। तो इस तरह से पौधों में यह ऊतक पाए जाते हैं तथा इन पौधों के अंदर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने का यह काम करते हैं। तो यह ऊतक इस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। अभी इसको हम क्या करें, ऊतक को हमने समझ लिया, अब एग्जाम में लिखना है तो उसको हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे यह हम देखते हैं। तो अब हम इसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं ऊतक को। ऊतक देखो, समान उत्पत्ति एवं समान कार्यों के लिए कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक, ऊतक कहते हैं। समान कार्यों को संपादित करने के लिए लिख सकते हैं हम, है ना। समान कार्यों को संपादित, ठीक है, या संपन्न करने के लिए कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। कितनी सिंपल परिभाषा है। उत्पत्ति का मतलब क्या है कि इस प्रकार के जो समूह होते हैं जो कोशिकाओं के, वह उनकी उत्पत्ति जो होती है कोशिका के एक प्रकार के समूह से, सॉरी समूह नहीं बोलना चाहिए, उसकी जो पूर्ववर्ती जो कोशिका होती है। देखो हमने जब कोशिका पढ़ी थी उसमें ये बोला था कि जो कोशिका होती है वह किसी पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। तो ये जो कोशिकाओं का समूह होगा वह उसकी एक कोशिका होगी और यह ग्रुप पूरा उस कोशिका के द्वारा यह बना होगा, इसलिए क्या बोलते हैं हम, समान उत्पत्ति। ठीक है,
तथा कार्य, जितना भी समूह होगा वो एक ही काम करेंगे, अलग अलग काम नहीं करेंगे। एक काम अगर उसने अपने काम को बांट लिया तो वह जीवन भर वही काम करेगा। तो इस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं कि समान उत्पत्ति एवं समान कार्य को संपादित करने वाले, यहां पे ये भी लिख सकते हैं, संपादित करने वाले, ठीक, फिर से लिख सकते हैं इसको, संपादित करने वाले कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं या ऊतक कहते हैं, ठीक है।